मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12वीं का रसायन शास्त्र का 9वां चैप्टर जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक है, इसको स्टार्ट किया जा चुका है और इससे संबंधित एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। और जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिलेट किया गया है केमिकल बॉन्डिंग से और काफ़ी इम्पोर्टेंट वह वीडियो है, आप लोग ज़रूर उसको देखें। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक पे जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या है, कि वैसा यौगिक जिसमें उपसहसंयोजन बंधन हो उसको हम लोग कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है। उपसहसंयोजन बंधन के बारे में भी मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक कंपाउंड उठाते हैं और उस कंपाउंड से हम लोग उपसहसंयोजक कंपाउंड की ओर यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मैं दे रहा हूँ आप लोगों के बोर्ड पे, तो आप लोग देखिए। तो ये 3 कंपाउंड है, एक है COCl3 6NH3, CO यानी कि कोबाल्ट, Cl यानी कि क्लोरीन, NH3 यानी कि अमोनिया। COCl3 5NH3, COCl3 4NH3, ठीक है। अब इन तीनों कंपाउंड में आप ध्यान से देखिए और हमको बताइए कि अगर आप चाहते हैं तो इसमें से इस वाले कंपाउंड से यानी नंबर 1 जो कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड से आप कितने क्लोरीन आयन को बाहर निकाल पाते हैं। क्लोरीन जो कि माइनस होता है, निगेटिव आयन होता है, तो कितने क्लोरीन आयन को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 क्लोरीन है तो 3 ही क्लोरीन आयन बाहर निकलते। इस वाले कंपाउंड में भी 3 है तो 3 क्लोरीन आयन बाहर निकलेंगे, मुक्त होंगे। इसमें भी 3Cl-। अगर आप इससे PPT यानी कि अवक्षेप बनाना चाहते हैं तो इस वाले कंपाउंड में आपको वैद्युत अपघट्य डालना होगा। मान के चलिए कि आप इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में AgNO3 को मिला रहे हैं। अब जब आप AgNO3 को मिलाइएगा तो Ag जो कि प्लस है, प्लस में टूटता है, Ag प्लस NO3 माइनस में, तो Ag डिमांड करता है निगेटिव आयन को, तो Ag डिमांड करेगा Cl को, तो क्या बनाएगा AgCl, क्या बनाएगा AgCl, जो कि क्या है अवक्षेप है। इसको हम लोग PPT कहते हैं, क्या PPT अवक्षेप है, ठीक है। तो अगर आप AgNO3 डालते हैं तो यहाँ पे जो आपका AgCl प्राप्त होगा अवक्षेप के रूप में, वह कितना मोल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 3 Cl है तो 3 मोल AgCl प्राप्त होगा, कितना 3 मोल, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 Cl है तो 3 मोल AgCl आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे भी 3 मोल AgCl प्राप्त होगा, चूँकि इसमें 3 क्लोरीन आयन है, ठीक है। तो ये बात तो हमको समझ में आती है कि इस वाले कंपाउंड में अगर आप AgNO3 डालते हैं तो 3 मोल AgCl प्राप्त होगा। इस वाले कंपाउंड में भी डाल रहे हैं तो 3 मोल AgCl प्राप्त होगा। और इस वाले कंपाउंड में अगर आप AgNO3 डाल रहे हैं तो भी 3 मोल AgCl प्राप्त होगा। क्या ये सही है? तो अगर बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए, प्रयोग करके देखा जाए, तो प्रयोग करने के बाद हम जब अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्या वास्तव में ऐसा नहीं होता है? तो वास्तव में क्या होता है? तो यहाँ 3 मोल AgCl प्राप्त होते हैं, वह तो होता ही है, लेकिन इस वाले कंपाउंड में अगर आप AgNO3 डालिएगा तो AgCl जो प्राप्त होगा वह 3 मोल न होके कितना मोल प्राप्त होगा, 2 मोल AgCl सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा। यहाँ पे 3 मोल न होके 1 मोल AgCl प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये बात हमको
समझ में नहीं आ रही है। यहाँ तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ कैसे 2 हो गया, कैसे 1 हो गया, इसको समझते हैं। और इसी को समझने के क्रम में हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उत्पत्ति होती है, यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक को हम जान पाते हैं कि उप सहसंयोजक यौगिक क्या है। ठीक है, क्यों यहाँ पे 3 मोल AgCl मिला, यहाँ पे भी 3 मोल, यहाँ पे भी 3 मोल मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो इसी क्रम में हम इसी को डिफ़ाइन करते हुए, जो कि 2 मोल और 1 मोल हुआ, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक से अब भेंट कराने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, ये जो है COCl3 6NH3 COCl3 5NH3 COCl3 4NH3, इन सभी का स्ट्रक्चर जो आप 11th में पढ़े हैं, ठीक है, इन सभी का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय। यहाँ पे जो कोबाल्ट है 1 नंबर में कोबाल्ट, ठीक है, CO, 2 नंबर में भी कोबाल्ट CO, 3 नंबर में भी कोबाल्ट CO। कोबाल्ट का जो ऑर्बिटल है, जो कक्षक है, वह खाली होता है, ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है, जिसे वह पूरा करना चाहता है। अब रही बात, इसको कुछ इलेक्ट्रॉन की, कुछ जोड़ी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है, और मैं साथ साथ बताते चलूँ कि इसको 6 निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जैसे मैंने कल आपको, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिफ़ाइन करके बताया था कि कोई भी परमाणु अगर दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है और वह इलेक्ट्रॉन साझे में रहता है, तो मैंने बताया था कि जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का साझा हो और साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिया जाए, तो वह जो बंधन निर्मित होता है, उस बंधन को ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन के साथ, यानी NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। तो ये बॉन्ड जो है सहसंयोजक बंधन है। लेकिन मैंने वहीं पे आपको बताया था H+ के साथ, ठीक है। तो H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे। तो जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो इसको स्टेबिलिटी के लिए, यानी अक्रिय गैस की तरह होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यानी कि निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे के मदद करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दोनों अपना इसको दे के मदद करता है, और इसका भी द्वितीयक पूरा हो जाता है, जिससे ये स्टेबल हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कहता है, क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन एक ही कंडीशन पे, मैं आपकी मदद करूंगा। नाइट्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से कहता है ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन एक ही कंडीशन पे। तो वह कंडीशन क्या है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन दूं, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, यानी कि आप अब बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस वाले बॉन्ड को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वाले हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो वह इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन ये बॉन्ड साइन कराता है, कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, लेकिन आप हमसे हमेशा जुड़ के रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार कोबाल्ट को 6 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता को पूरा करता कौन है, तो NH3, क्योंकि एक NH3 के पास मैंने आपको दिखाया था कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होती है। इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो बंधन में भाग नहीं लेते हैं उनको हमको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो बंधन में इसके इलेक्ट्रॉन भाग ले लिए उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करता है
किसको, कितने, 6 की आवश्यकता है। तो ये है, ये जो स्ट्रक्चर आपके बोर्ड पे दिखलाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर है अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये सभी जो स्ट्रक्चर हैं आप लोग 11th में पढ़े होंगे। ऑक्टाहेड्रल कहने का मतलब कि मान के चलिए ये आपका बोर्ड है और इस तरह पड़ा हुआ है, तो एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, और इसके ठीक एक आगे और इसके ठीक एक पीछे, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को ही ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट को 6 निर्जन जोड़ी, 6 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो करता क्या है कि NH3 के पास, एक NH3 के पास एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 NH3 से ये इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब देगा तो मैंने बताया कि NH3 जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो एक बॉन्ड साइन करवाता है और कहता है कि ठीक है मैं तो आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ लेकिन आपको फिर अब जाने की अनुमति मेरे पास से नहीं है। तो और एक बात मैं बता दूं कि ये जो बंधन है इस बंधन को यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम लोग एरो द्वारा सूचित करते हैं। तो इसने अपना 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 जोड़ी इलेक्ट्रॉन NH3 से क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, और इस प्रकार अब ये बंध गए जो कि अब हटने वाले नहीं हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं, बाद में मैं निकालने को बताऊंगा, 11th में आप लोग पढ़े भी हैं, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। क्या होता है, +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3। ये मैंने कोष्ट क्यों घेरा, इसलिए घेरा कि कोबाल्ट अब इन सभी से एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन जब लिया है तो ये बॉन्ड साइन करवाए हैं कि अब आप हमसे अलग नहीं हो सकते, यानी कि अब ये कभी टूटेगा नहीं। तो इस प्रकार ये 6 ले लिया। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, +3, यानी कि 3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है कोबाल्ट का। अब इस 3+ को बैलेंस करने के लिए इसमें कितने हैं, Cl, एक Cl पे -1, एक माइनस होता है तो 3 Cl पर 3 Cl-। इस प्रकार ये आपका एक कंपाउंड बन के तैयार हुआ। इस कंपाउंड को ही हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इस वाले में देखते हैं तो ये क्या करता है कि यहाँ एक NH3, 2 नंबर वाले में देखें, एक NH3, 2 NH3, 3, 4, 5 NH3 से ले लिया एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। अब इसको और एक, इसको हर कोबाल्ट को 6 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये यहाँ पे 5 NH3 थे तो 5 से तो ले लिया, तो बचा एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो कि वह क्लोरीन से लेगा। किससे लेगा, क्लोरीन से। और ये बॉक्स बंद हो जाएंगे। अब यहाँ से कोई अलग नहीं होगा क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड साइन होता है कि नहीं अब आप हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। तो अब इस बॉक्स से कोई अलग नहीं हो सकता, यानी कि CO को छोड़ के, कोबाल्ट को छोड़ के ये NH3 ना अलग हो सकते हैं और ना क्लोरीन अलग हो सकता। अब ये एक साथ ही मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि कोबाल्ट पे कितना चार्ज होता है, 3+। तो कोबाल्ट पे 3+ चार्ज होता है और यहाँ पे Cl- यानी एक माइनस आ गया, तो बचा क्या, +3 और -1 क्या हुआ, +2। तो अब इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, 2+ या +2। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए कितने माइनस की आवश्यकता है, 2 माइनस की, तो Cl2। तो यहाँ पे देखें कि CO NH3 5 और Cl1 और Cl2 यानी 2 1 3 हो गया। ठीक है, अब 3 नंबर वाले कंपाउंड में ठीक उसी प्रकार देखते हैं, NH3, एक NH3, 2 3 4। ठीक है, अब 4 तो हो गया लेकिन इसको 6 की आवश्यकता है तो 2 क्लोरीन से लेगा, Cl। ठीक है, अब ये बॉक्स बंद, अब यहाँ से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, कोबाल्ट पे +3 होता है, -1 -2 कटेगा तो +1 बचेगा, +1। अब इसको बैलेंस करने के लिए एक Cl। ठीक है, तो अब इस प्रकार हम देखते क्या है कि CO 1, NH3 4 और Cl3 3, 1 2 3। अब आप बताइए, अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ इसके माध्यम से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इसको आप इसमें डालते हैं तो 3 मोल AgCl मिलेगा, यहाँ पे 2 मोल AgCl मिलेगा, यहाँ पे 1 मोल AgCl मिलेगा। क्यों मिलेगा,
तो मैंने आपको बताया ये वाले कंपाउंड, ये जब बॉन्ड बन जाता है, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में बनने के बाद एक बॉन्ड साइन होता है, एक शर्त होता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि ये अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया तो ये फिर टूटने वाला नहीं है, तो ये कभी टूटेगा नहीं। अगर आप इसमें AgNO3 डालते हैं तो AgNO3 डालेंगे तो ये टूटेगा, क्योंकि ये बाहर है, ये लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है ये नहीं टूटता है। तो 3 Cl है तो 3 मोल AgCl इस वाले कंपाउंड में मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको इसमें डालते हैं तो 1 Cl तो अंदर है, अब ये तो बॉन्ड साइन कर चुका है, इसके साथ ये फिर अलग नहीं होगा। और जब आप इसको AgNO3 को अगर इसमें डालते हैं तो यहाँ पे 2 ही Cl मुक्त होंगे, 1 Cl नहीं मुक्त होगा। क्यों नहीं मुक्त होगा, क्योंकि ये कोष्ठ के अंदर है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जुड़ चुका है, तो 2 Cl ही मुक्त होंगे, तो 2 मोल AgCl प्राप्त होगा, न कि 3 मोल AgCl। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर AgNO3 को इस वाले कंपाउंड में डालते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे Cl, ये 2 Cl तो इसके साथ अंदर हैं, ये मुक्त होने वाले नहीं हैं, तो इसमें एक ही Cl जो है मुक्त होगा और वह 1 मोल AgCl बनाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण हुआ। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इसके माध्यम से मैंने इसको क्लियर किया। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ लैंग्वेज को भी हम देख लेते हैं इसके साथ साथ। तो इसको आप लोग देखिए, संकुल यौगिक यानी कि उपसंयोजक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि आपने देखा ये सब संकुल यौगिक है। इसमें देखे हमने कि जब कोई धातु, ये क्या कोबाल्ट क्या है, धातु है, जब कोई धातु अत्यधिक ऋण आयन क्या, क्लोरीन इसमें क्या है, ऋण आयन है, जो कि मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है। तो अत्यधिक ऋण आयन या उदासीन अणु, NH3 क्या है, NH3 पे चार्ज 0 होता है, तो ये क्या है, जिसका चार्ज 0 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। तो उदासीन अणुओं से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है, देखिए संकुल यौगिक एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेविड वार्नर। ठीक है ना, क्या था, डेविड वार्नर। तो वार्नर जी ने बताया था कि किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड की, यानी कि किसी भी संकुल यौगिक की 2 वैलेंसी होती है, 2 संयोजकताएं होती है। एक संयोजकता जो है, यानी कि 2 संयोजकताएं होती है, एक संयोजकता जिसको हम लोग प्राथमिक संयोजकता कहते हैं और एक सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। तो प्राथमिक संयोजकता जो है वह उसके ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करता है। जैसे इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ क्या है, +3 है। एक संयोजकता, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। घबराइए मत, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड की 2 संयोजकताएं होती है, एक प्राथमिक संयोजकता होता है और एक क्या होता है, द्वितीयक संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकता जो है वह ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करती है। ऑक्सीकरण क्या, जो इस पर चार्ज है, ठीक है ना, जो कि हमेशा आयनीकृत होता है, यानी कि इस पे चार्ज है, जाहिर सी बात है कि यह धन आयन होगा या ऋण आयन होगा। तो एक इसके ऑक्सीकरण संख्या को, यानी कि प्राथमिक संयोजकता जो है उसके ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करता है, और एक जो संयोजकता है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को व्यक्त करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं कि एक परमाणु कितने अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, यानी उनके पड़ोसी परमाणुओं की संख्या, उसकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो एक तो इसका ऑक्सीकरण संख्या और एक इसका संयोजक उपसंयोजक संख्या। तो इसका उपसंयोजक संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6। इससे हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब है कितने से घिरा हुआ है ये, तो 6 से। तो इसका उपसंयोजक संख्या क्या हुआ, 6। तो एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर को व्यक्त करता है और एक क्या, ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करता है। एक बात और इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कम्प्लेक्स कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसी को हम लोग प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। और प्राथमिक संयोजकता यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे कोबाल्ट का +3 हो गया, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है। तो ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहेगी, और जब ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहेगी तो प्राथमिक संयोजकता भी क्या होंगी, बदलेंगी, क्योंकि प्राथमिक संयोजकता किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन संख्या को। ठीक है, तो किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड का, यानी कि किसी भी संकुल
किसी भी संकुल यौगिक का प्राथमिक संयोजकता हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। अब ये जो है यानी कि प्राथमिक संयोजकता आयनीकृत होती है, कहने का मतलब कि इस पर कोई ना कोई चार्ज होता है। क्या होती है, प्राथमिक संयोजकता आयनीकृत होती है। अब हम देखते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक ये परमाणु है, तो कोबाल्ट को हमेशा कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 6 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है वो यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, सभी जगह उसको 6 अन्य व्यक्तियों की, 6 अन्य परमाणु अणुओं की आवश्यकता है। तो 6 के साथ तो वो हमेशा घिरा रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हर स्टेट में हर जगह 6 ही होगा, यानी कि समान होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका नहीं बदलता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलता है तो द्वितीयक संयोजकता भी नहीं बदलेगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो यही वार्नर की मान्यता ही है, वही वार्नर की सिद्धांत है। तो वार्नर जी ने बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की 2 संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करता है, द्वितीयक संयोजकता उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर को व्यक्त करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर से आप दूसरे चैप्टर में भी परिचित होंगे, दूसरे चैप्टर में भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ कि एक परमाणु कि अन्य परमाणुओं की संख्या उस खास परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो इन्होंने बताया था, वार्नर जी ने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की 2 संयोजकताएं होती है, एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता यह ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करती है और द्वितीयक संयोजकता यह कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसहसंयोजक संख्या को व्यक्त करती है। और आप ये भी समझें कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, बदलती रहती है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलता है। प्राथमिक संयोजकता आयनीकृत होती है और द्वितीयक संयोजकता जो है आयनीकृत नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसका लैंग्वेज पढ़ता हूँ। वार्नर ने सर्वप्रथम बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की 2 संयोजकता होती है, वही बात। प्राथमिक संयोजकता यह ऑक्सीकरण संख्या को निर्मित करती है। प्राथमिक संयोजकता वही होती है जो उस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी प्राथमिक संयोजकता क्या होगी तो उसका ऑक्सीकरण संख्या हम बता देंगे, वो उसका प्राथमिक संयोजकता हो जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं सवाल आने वाले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड मैं सवाल आपको बताऊँगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्राथमिक संयोजकता किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑक्सीकरण संख्या को। दूसरा, यह निगेटिव आयन द्वारा संतुष्ट होता है। अगर कहने का मतलब इस ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव है तो निगेटिव द्वारा इसको हम न्यूट्रल कर देंगे, यानी कि संतुष्ट कर देंगे। अगर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव द्वारा संतुष्ट कर देंगे, तो ये निगेटिव आयन द्वारा संतुष्ट होता है। अब सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीय संयोजकता, यह किसको रिप्रेजेंट करती है, तो यह कोऑर्डिनेशन नंबर को यानी कि उपसंयोजन संख्या को रिप्रेजेंट करती है। अब ये निगेटिव आयन या न्यूट्रल आयन दोनों द्वारा संतुष्ट होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में निगेटिव, देखिए यहाँ पे जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे केवल न्यूट्रल द्वारा है। NH3 क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पे देखिए NH3 न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या है, निगेटिव है। तो ये न्यूट्रल और निगेटिव दोनों द्वारा क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा और वहाँ पे मैं इससे संबंधित कुछ सवाल को आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर इसे मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।